एक भोजन समाप्त करने के बराबर समय बीतने के बाद जायम एक छोटे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। उसने दूरी में स्थित विशाल शहर को देखा और देखा कि गाड़ियां और पैदल यात्री बस गेट के माध्यम से जाने में व्यस्त थे। जैसे ही जायम उदास भाव से देखता रहा, मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु की आवाज उसके मन में गूंजी, इसे छोड़ दो, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि एल्डर डेविल महान जिन में है, तो तुमने कुछ हासिल कर लिया है। तुम्हें अंततः अपनी उड़ने वाली तलवारें वापस पाने का मौका मिलेगा, लेकिन अब वह समय नहीं है। तुमने अभी तक अपनी खेती को पूरी तरह से बरामद नहीं किया है और ट्रिफ्लेम फैन अभी तक परिशोधित नहीं हुआ है। एल्डर डेविल को अतीत में गंभीर चोटें आई होंगी, लेकिन दूसरों की आत्माओं और कोर को अवशोषित करके उसने पूरी तरह से ठीक होना चाहिए था। अगर तुम अभी उसका सामना करते हो, तो तुम्हारी जीत की संभावना बहुत अधिक नहीं है। वरिष्ठ सही कह रहे हैं। अगर मैं अभी उसका पीछा करता, तो मेरे पास एल्डर डेविल को हराने का केवल 10 में से 1 मौका है। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। पहले मैंने थोड़ी जल्दबाजी की थी क्योंकि मैं अपनी तलवारें वापस पाना चाहता था ताकि मैं ऑरेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करने की क्षमता फिर से हासिल कर सकूं। ऐसा लगता है कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप अपने विशाल पुतली ग्रैंड पपेट को पूरा नहीं कर लेते और मैं ट्राइफ्लेम फैन को परिशोधित नहीं कर लेता। हालांकि दानव के पास लगता तत्काल काम था क्योंकि वह इतनी तेज गति से उड़ रहा था कि उसने मुझे नहीं देखा। जहां तक उसके कब्जे में 2 बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सॉर्ड्स का सवाल है, वह उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं ले सका और इसके बावजूद उन्हें जाने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि उनके निर्माण की प्राथमिक सामग्री मिरियड ईयर गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू है और उन्हें रिफाइंड क्रिस्टल और ऑरिक एसेंस दोनों से तपाया गया है, ये 2 तलवारें अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान जादुई खजाने हैं। अगर वह तलवारों को नष्ट करना चाहता, तो उसे अपनी बड़ी मात्रा में शक्ति बर्बाद करनी पड़ती और उन्हें दानवी ज्वाला डेविल फ्लेम से धीरे धीरे नष्ट करना पड़ता। दानव कभी भी ऐसा कोई अपव्ययी और निष्फल काम नहीं करेगा। बोलना समाप्त करते हुए जायम मंद मुस्कुराया। ये भी सही है, लेकिन ये कहते हुए, अगर तुम 400 साल तक पूरे दिल से अपनी उड़ने वाली तलवारों को तराशते रहो, तो तुम्हारे तलवार गठन की शक्ति एक भयानक चरण तक पहुंच जाएगी। ये डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर से कम शक्तिशाली नहीं होगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने आह भरी और प्रशंसा के स्वर में बोला। अपने चरम के दौरान उन्हें इतनी कीमती सामग्रियों का उपयोग करके जादुई खजाना बनाने का अवसर कभी नहीं मिला था। जायम ने व्यंग्यपूर्ण हंसी और कहा, शायद, लेकिन मेरा अपने जीवन काल का लगभग आधा हिस्सा अपने जादुई खजानों को तराशने में बिताने का कोई इरादा नहीं है। हे, तुम्हारी चतुरी मेरे बराबर है। अगर मैं अतीत में तुम्हारे जितना सावधान होता, तो शायद मैं देवत्व परिवर्तन चरण डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश करने में सक्षम होता। जहां तक एल्डर डेविल के जिन राजधानी में प्रकट होने का कारण है, ये सबसे अधिक संभावना व्यापार मेले से संबंधित है। लड़के जायन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि दानव तुम्हें पहचान न ले। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। मैं सावधान रहूंगा। मैंने मूल रूप से व्यापार मेले की बारीकियों को समझने के लिए साउथ पिलर जनरल की जागीर के समर्थन पर भरोसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे खुद जांच करनी होगी। अगर मुझे सही याद है, तो जिन राजधानी में फैंग कबीले फंग क्लैन का एक रेस्तरां है। मैं पहले वहां एक नजर डालूंगा और किसी सराय में किसी समझदार व्यक्ति द्वारा देखे जाने के जोखिम से खुद को बचाऊंगा। जायम ने ये शब्द बुदबुदाने के बाद वह पहाड़ से नीचे उतरा और सीधे दूरी में स्थित विशाल शहर की ओर चल पड़ा। हालांकि जिन राजधानी को भव्यता में बेजोड़ कहा जाता था और नश्वरों और निम्न श्रेणी के खेतीकारों द्वारा इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, जायम की नजरों में ये वास्तव में स्कैटर्ड स्टार सीज के हेवनली स्टार सिटी की तुलना में कुछ श्रेणियां निचली थी जो उसने अपने जीवन में देखा था। सबसे बड़ा शहर। हालांकि जिन राजधानी में कुछ पहलू ऐसे थे जो अनूठे थे। शहर की सबसे बाहरी दीवार के अलावा शहर से हर आधे किलोमीटर के अंतराल पर 15 मीटर ऊंची 6 परतों वाली दीवारें बनाई गई थीं। केवल नश्वरों की शक्ति के माध्यम से इसका निर्माण करना एक चमत्कारी उपलब्धि थी। राजधानी की कई दीवारों के अतिरिक्त शहर को 13 बड़े जिलों में विभाजित किया गया था। सबसे उत्तरी भाग शाही शहर था, जो लगभग 20 किलोमीटर भूमि पर फैला हुआ था। अन्य जिले उतने ही बड़े थे, लेकिन वे इमारतों और सड़कों से घने भरे हुए थे। शहर के फाटकों से 2 जिलों से होकर गुजरने के लिए उसे लगभग आधे दिन का समय खर्च करना पड़ा। जायम काफी उदास महसूस कर रहा था क्योंकि वह इतनी धीमी गति से लंबे समय तक यात्रा करने का आदी नहीं था। अंततः जायम खुद को एक 2 मंजिला रेस्तरां के सामने खड़ा पाया। उसने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे किए एक क्षण के लिए शांत भाव से देखा और फिर अंदर चला गया। रेस्तरां का काफी अच्छा काम धंधा चल रहा था, जैसा कि इसकी ज्यादातर भरी हुई सीटों से देखा जा सकता था। जायम ने पहली मंजिल पर आड़े टेढ़े नजर डाली और फिर काउंटर की ओर बढ़ गया।
काउंटर के पीछे एक पतला मध्यम आयु वाला व्यक्ति खड़ा था जो दुकानदार प्रतीत हो रहा था। जब जायम उसके सामने पहुंचा तो उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपनी आस्तीन से एक जेड पेंडेंट निकालकर काउंटर पर रख दिया। उस पर निंग का फंग ऑफ निंग शब्द अंकित थे। जब दुकानदार ने पेंडेंट को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जायम की एक त्वरित नजर डाली और फिर शांत भाव से इसे अपने हाथ में लेकर सावधानीपूर्वक जांचा। जल्द ही उसने पेंडेंट को अपने पास रख लिया और फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ आइए। दुकानदार घूम गया, किसी भी अन्य ग्राहक पर ध्यान नहीं दिया और साइड दरवाजे से होकर चला गया। जायम उसके पीछे चल पड़ा। दुकानदार उसे एक सुनसान इमारत में ले गया और फिर उसने दोनों हाथों से पेंडेंट जायम को वापस पेश किया, आदरपूर्वक कहते हुए, तो युवा मास्टर, यंग मास्टर आ गए हैं। ये सेवक फंग आपको प्रणाम करता है। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे मृत फंग यू समझ लिया था। मेरे लिए एक ऐसा निवास स्थान खोजे जहां कोई मुझे परेशान न करे। जायम ने ठंडे दिल से आदेश दिया, ये इस तरह नहीं हो सकता। ऐसी जगह ढूंढना सबसे अच्छा होगा जिसके पास कोई और न हो, और आपको ये बात अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। इसे किसी और को मत बताइए। जी, मैं युवा मास्टर के लिए एक उपयुक्त निवास ढूंढूंगा। कृपया यहाँ आराम करें, मैं आधे दिन में वापस आऊंगा। दुकानदार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जायम ने सिर हिलाया। अच्छा, जल्दी जाओ। दुकानदार फैंग कमरे से बाहर निकला और दरवाजा ध्यान से बंद कर दिया, फिर अपने रास्ते पर जल्दी की। अब अकेला होने के कारण जायम ने आडंबर से एक कुर्सी खींचकर एक तरफ बैठ गया और ध्यान में डूब गया। समय धीरे धीरे बीता और जायम का चेहरा हिला जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं। दरवाजे के बाहर से पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। फिर दुकानदार फैंग उत्साह से अंदर आ गया। युवा मास्टर, मैंने एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली है। निवास का मालिक मेरा एक पुराना मित्र है और उसका परिवार यात्रा पर बाहर गया है। इमारत पूरी तरह से खाली है और वह 2 साल तक वापस नहीं आएगा। मैंने व्यवस्था कर ली है और आप तुरंत इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, यह अच्छा लगता है। रास्ता दिखाए। मैं सम्मानित हूँ, युवा मास्टर। कृपया मेरे पीछे आइए। दुकानदार फैंग कमरे से बाहर चला गया और जायम उसका करीब से पीछा कर रहा था। वे रेस्तरां के पिछले प्रवेश द्वार से बाहर निकले जहां उनके लिए एक 2 पहिया गाड़ी खड़ी थी। एक को बड़ा बूढ़ा आदमी सामने बैठा था। जायम ने सफेद बालों वाले कोचवान को देखकर अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, आप गाड़ी तैयार करवाने में काफी मेहरबान हैं। लेकिन क्या मैंने इस बात को गुप्त रखने के लिए नहीं कहा था? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? युवा मास्टर, ये बूढ़ा आदमी वो ओल्ड मैन वो है। दुकानदार फैंग ने आदरपूर्वक जवाब दिया, ये काफी समझदार है, लेकिन यह शायद ही कुछ सुन सकता है, इसलिए अफवाहें फैलाने का कोई डर नहीं है। और चूंकि मैंने जिस निवास का जिक्र किया है वह दूर है, घोड़े पर सवार होना बेहतर होगा। तो यह ऐसा था, ये ठीक है। जायम ने अपना माथा सिकुड़ा और एक क्षण के लिए सोचने के बाद गाड़ी पर चढ़ गया। दुकानदार फैंग भी चढ़ गया और बूढ़े कोचवान ने किसी आदेश की आवश्यकता के बिना घोड़े की लगाम हिलाई। फिर वे धीरे धीरे चल पड़े। जायम पैर समेटकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। जहां तक दुकानदार फैंग का सवाल था, वह गाड़ी के कोने में बैठा और सिर झुकाए चुप रहा। वे कई अलग अलग सड़कों से होकर गुजरे और दूसरे जिले की ओर जाने के लिए दिशा बदली। 2 घंटे बाद गाड़ी एक सुदूर आंगन में रुकी। वहां कोई अन्य निवास नहीं था, जिससे क्षेत्र काफी सुनसान दिख रहा था। जायम और दुकानदार फैंग गाड़ी से उतरे। मुस्कुराते हुए दुकानदार ने रास्ता दिखाया और फाटक खोल दिया। ये यही है, युवा मास्टर। मैं पहले अंदर जाऊंगा और आपके लिए एक कमरे को साफ कर दूंगा। लेकिन उसी क्षण जायम ने अचानक कहा, आप पहले अंदर जाने की योजना बना रहे हैं ताकि प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन से बच सकें और फिर अंदर मौजूद 3 लोगों को मुझे पकड़ने के लिए कहें। दुकानदार फैंग बहुत डर गया और बिना किसी और विचार के उसने फाटक खोल दिया और अंदर भागने ही वाला था, लेकिन उसके सिर के पीछे अचानक एक अजीब लाल धागा प्रकट हो गया। फिर उसका शरीर आग की लपटों में गिर गया और तुरंत राख में बदल गया। जब गाड़ी पर बैठे कुबड़े बूढ़े ने यह देखा तो वह चिल्लाया, हमला करो। अपने हाथ के एक प्रहार से बूढ़े आदमी ने जायम की ओर एक हरी उड़ने वाली साबर ग्रीन फ्लाइंग सेबर लॉन्च की। उसी समय खाली आंगन में अचानक एक पीली धुंध भर गई और एक काला त्रिशूल, ब्लैक पिचफॉक और 2 लाल भाले, स्कारलेट हैल्बर्ड्स जायम की ओर बढ़ गए। जायम ने ये देखकर उपहास किया और अपनी आस्तीन लहराई, एक नीली धुंध छोड़ी। साबर धुंध में घुस गया और केवल उसकी आस्तीन में कैद होकर खींच लिया गया। जहां तक उनकी ओर उड़ रहे अन्य 3 जादुई उपकरणों का सवाल था, उसने उन पर आडंबर से अपनी भुजा लहराई और उसके हाथ से प्रकाश की एक और धुंध प्रकट हुई, जो बिजली की गति से उन सभी को पकड़ लिया। एक ही पल में उन सभी के हथियार पूरी तरह से वश में हो गए। पीली धुंध से जोर जोर से भयभीत चीखें निकली और बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया।
उन सभी को एहसास हो गया कि जायंत के शक्ति के विशाल प्रदर्शन का क्या मतलब था। बिना किसी और विचार के बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से एक मंद लाल ताबीज फेंट रेड टैलिस्मन छोड़ा और अपनी जीभ पर काटकर उस पर रक्तसार ब्लड एसेंस डाला, जो बूढ़े आदमी के चारों ओर एक खूनी बादल में घुल गया और फिर पलक झपकाते ही 30 मीटर से अधिक दूरी पर उड़ गया। धुंध में मौजूद खेतीकार भी प्रतिक्रिया करने में धीमे नहीं थे। अलग अलग रंगों की रोशनी की 3 लकीरें बाहर निकलीं और अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। जायंत का चेहरा उनके भागने के प्रयास को देखकर उतर गया और उसने पीली धुंध से निकले 3 खेतीकारों की ओर अपनी उंगलियां झपकानी शुरू कर दीं। वे केवल 10 मीटर दूर उड़ पाए थे इससे पहले कि वे तलवार क्यूई स्वॉर्ड चीख से घिर गए। करुण चीखें गूंजी, जिसके बाद हवा से खून की बौछार होने लगी। डर से घबराया हुआ को बड़ा बूढ़ा जो खून के बादल में भागा था, उसने तुरंत अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर बादल में डाल दी, उम्मीद करते हुए कि वह 100 मीटर दूर सड़क तक पहुंच जाएगा। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह भागने में सक्षम होगा, लेकिन अगर वह नश्वरों से भरे क्षेत्र में भागने में कामयाब हो गया और जायंत को हिचकिचाहट में डाल दिया तो उसे कीमती समय मिल जाएगा। हालांकि जायंत बस उपहास के साथ जगह पर खड़ा रहा और खून के बादल की ओर इशारा किया। लाल धागा जिसने अभी अभी दुकानदार फैंग को मारा था, अचानक बादल के पीछे प्रकट हुआ और किरमिजी रोशनी की एक चमक में इसे भेद दिया। एक पीड़ादायक चीख सुनाई दी और खून का बादल बिखर गया। बड़ा बूढ़ा आदमी फिर आसमान से गिरा और नीली रोशनी के एक बड़े हाथ द्वारा पकड़ा गया। उसने पहले अपनी पकड़ में लिए 3 जादुई उपकरणों को फेंक दिया था, केवल बूढ़े आदमी को जायंत के पास वापस लाया। जहां तक लाल धागे का सवाल था, ये पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गया इससे पहले कि यह उसके बगल में फिर से प्रकट हुआ। जायंत ने अपना हाथ बढ़ाया और धागा धीरे धीरे उसकी हथेली में गिर गया और 1 इंच लंबी उड़ने वाली सुई फ्लाइंग नीडल के रूप में अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। ये पारदर्शी और क्रिस्टलीय था, जिसकी सतह से लाल रोशनी स्पंदित हो रही थी। उसने संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ सुई को देखा। इस उड़ने वाली सुई में क्रिस्टलीकृत राक्षस को क्रिस्टलाइज्ड डेमन को परिशोधित करने में काफी प्रयास लगा था। इसकी भयंकर शक्ति, गति और छिपाव व्यवहार सभी उसकी संतुष्टि के अनुरूप थे, और थोड़ा और तपाने टेम्परिंग से वह इसकी शक्ति को एक और चरण तक बढ़ा सकता था। हाथ के एक पलटाव के साथ सुई उसके शरीर में अवशोषित हो गई। भावहीन भाव से उसने प्रकाश के हाथ में पकड़े कुबड़े बूढ़े आदमी को देखने के लिए सिर उठाया। बूढ़े आदमी का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ गया था, जिसका आंशिक कारण उसके पेट में नया छेद था। जब उसने जायंत को अपनी ओर देखते देखा तो बूढ़े आदमी ने डर के मारे मजबूरन एक मुस्कान बनाई और चापलूसी भरे स्वर में बोला, यह एक गलतफहमी है, एक पूरी तरह से गलतफहमी। चूंकि वरिष्ठ में इतनी विशाल क्षमताएं हैं, हमने निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को पा लिया। हाँ, वरिष्ठ निश्चित रूप से एक उदार व्यक्ति हैं और इस मूर्ख जूनियर के स्तर तक खुद को नहीं गिराएंगे। मैं गुवाननिंग के कोन कबीले ग्यानिंग्स कॉन्ग क्लैन का एक मामूली सदस्य हूँ। कृपया अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं उन सभी का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये जानते हुए कि उसकी स्थिति गंभीर है, वह किसी तरह जायंत को अपनी जान बख्शने के लिए मनाने की उम्मीद में जल्दबाजी में बड़बड़ाया। हालांकि जायंत ने बूढ़े आदमी के शरीर पर एक ताबीज टैलिस्मन चिपका दिया और वह अचानक अपनी जान भीख मांगना बंद कर दिया क्योंकि उसकी आंखें निस्सार हो गईं। इतना परेशानी, मैं सिर्फ कुछ बातें जानना चाहता हूं ताकि मुझे चिंता न करनी पड़े, वह धीरे से बुदबुदाया और फिर जमीन पर मौजूद सभी जादुई उपकरणों को अपने हाथ में बुलाया और आंगन के अंदर जाने लगा। उसके पीछे बूढ़े आदमी को कसकर पकड़े हुए बड़ा नीला हाथ था। आंगन में अंदर एक बहुत ही सरल धुंध पर्दा प्रतिबंध स्मोक स्क्रीन रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। जायंत ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ के एक प्रहार से उसने इस पर जादुई मुहरें मैजिक सील्स मारी और इसे तोड़ दिया। इसके बाद वह बूढ़े आदमी को कमरों में से एक में ले गया। एक भोजन समाप्त करने के बराबर समय बीतने के बाद जायंत ने बूढ़े आदमी पर प्रहार किया और उसे राख में बदल दिया, उसे अचेतावस्था में ही इस दुनिया से गुजरने दिया। फिर वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और अपनी ठोड़ी को हाथ में थामे अपने विचारों में डूब गया। आत्मा को संरक्षित करने की चिंता किए बिना उसने बूढ़े आदमी जो कुछ भी जानता था उसे खंगालने के लिए ड्रीमटियर टेक्निक का उपयोग किया। वह कोन कबीले कॉन्ग क्लैन का एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परिचय था जो जिन राजधानी में उनके मामलों का प्रभारी था। ये व्यक्ति वास्तव में काफी सक्षम था। उसे 2 साल पहले दुकानदार फैंग मिला था और उसने उसे कोन कबीले के प्रति निष्ठा दिलाने के लिए धमकाया था। आखिरकार एक नश्वर व्यक्ति खेतीकार का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जब जायंत ने फैंग यूए के जेड पेंडेंट का उपयोग दुकानदार फैंग से संपर्क करने के लिए किया तो उसने बदले में कोन कबीले के सदस्यों को सूचित किया था, उनके साथ योग्यता अर्जित करने की उम्मीद में। परिणामस्वरूप बूढ़े आदमी ने फैंग कबीले के लंबे समय से खोए हुए युवा मास्टर के प्रकट होने पर खुशी मनाई और इस अवसर को जाने नहीं दिया।
उसने एक जाल बिछाया और कथित फैंग युए को एक घात तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से रवाना हुआ। लेकिन जब जायम रेस्तरां से निकला तो वह बूढ़े आदमी की खराब छिपाव तकनीकों को एक नज़र में देख सका था और उसने दुकानदार फैंग से जानबूझकर एक सवाल पूछा था। दुर्भाग्यवश पास में बहुत सारे नश्वर थे और वह सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता था। इस तरह उसने उनका पीछा करने और बाद में इस मामले की जांच करने का फैसला किया। अंततः उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकारों के एक घात में ले जाया गया, जिनमें से हर एक उसके लिए एक चींटी के समान खतरा पैदा करता था। उसे इस बारे में एक अंदाजा था कि ऐसा होने वाला था। भले ही कोर फॉर्मेशन खेतीकार उसके लिए घात लगाकर बैठे हों, तब भी यह एक हंसी का मामला साबित होता। जैसे ही जायम ने बूढ़े आदमी की आत्मा के माध्यम से खंगाला, उसने एक आश्चर्यजनक खोज की। गुवाननिंग कैनिंग के 3 कुलीन कबीलों ने अपना संयुक्त व्यापार मेला समाप्त करने के बाद ये पता चला था कि कौन कबीले के पूर्वज कॉम क्लैन एंसेस्टर की आत्मा को निगल लिया गया था और उसकी लाश पर एक दानव डेविल का कब्जा था। परिणामस्वरूप अन्य 2 कबीलों ने मिलकर उनका समर्थन करने वाले संप्रदायों से सहायता मांगी, जिससे पूर्वज पर कब्जा करने वाले दानव को मार गिराया गया। इसके साथ कौन कबीले को शक्ति में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जो क्षेत्र के सबसे मजबूत से सबसे कमजोर कबीले में बदल गया। इसने किंग ग्लोरियस ब्लेज की योजना को भी विफल कर दिया, जो स्नोमाउंट माउंटेन रेंज में गहराई तक छिपा हुआ था। क्रोधित होकर उसने सीधे अपनी कब्र उठाए और हजारों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रेड के अधमर सैनिकों अनडेड सोल्जर्स को छोड़ा, जो बेशर्मी से एक अंडरवर्ल्ड घोस्ट फॉर्मेशन बनाकर पहाड़ों में सभी मानव जीवन को नष्ट करने लगे। 3 कबीलों का समर्थन करने वाले उच्च श्रेणी के खेतीकारों ने प्राचीन कब्र के 3 शवों के खिलाफ एक विशाल लड़ाई लड़ी। कई परिशोधित शव, रिफाइंड कॉप्सेस और निम्न श्रेणी के शिष्य मारे गए। शिष्यों की आत्माओं को भूत गठन द्वारा निगल लिया गया। जहां तक नासेंट सोल ग्रेड खेतीकारों का सवाल था, उन्होंने पाया कि वे अंडरवर्ल्ड घोस्ट फॉर्मेशन के अंदर कब्र के 3 शवों के खिलाफ लड़ते समय एक विशाल नुकसान में थे। इनमें से एक खेतीकार को लापरवाही के कारण भारी चोट भी आई। लड़ाई के बाद 3 कबीलों के खेतीकारों को पहाड़ पर भूत गठन द्वारा फंसा लिया गया था, जहां ग्रैंड नीलामी आयोजित की गई थी, जो उनके चारों ओर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था। वे केवल पहाड़ पर पहले से स्थापित ग्रैंड गठनों पर भारी मुश्किल से जीवित रहने के लिए निर्भर थे। वास्तव में इन नेसेंट सोल खेतीकारों ने अपने घात में किंग ग्लोरियस ब्लेज को भारी चोट पहुंचाई थी और परिणामस्वरूप उन्होंने उसे कम करके आंका था। उन्होंने माना था कि चूंकि वह अपंग हो गया था, इसलिए उसका सामना करना आसान होना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किंग ग्लोरियस ब्लेज में अपनी कब्र के समर्थन के साथ एक लेट नेसेंट सोल खेतीकार के बराबर शक्ति थी, और अन्य 2 प्रारंभिक नेसेंट सोल ग्रेड के शवों के अतिरिक्त के साथ नश्वर खेतीकार पूरी तरह से शक्ति के मामले में अभिभूत हो गए। अगर चीजें जारी रहती तो खेतीकारों को सफाया कर दिया जाता, लेकिन 1 महीने की अवधि में इतने साहसिक आंदोलनों ने अंततः पास के एक दाओवादी संप्रदाय डाउस्ट सेक्ट के एक देर नेसेंट सोल खेतीकार को चेतावनी दे दी। अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन में इस विचित्र व्यक्ति ने 3 शवों को स्नोमाउंट पहाड़ों की गहराई में वापस डरा दिया। देर नेसेंट सोल खेतीकार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद शवों का पीछा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, और 3 कबीलों को बचाने के बाद वे पास में रहने की हिम्मत नहीं कर सके और पहाड़ी श्रृंखला से हट गए, जिससे शव सम्राट को भूमि पर स्वतंत्र शासन और अधिक शक्ति के साथ फिर से उठने का अवसर मिला। हालांकि किंग ग्लोरियस ब्लेज और अन्य 2 शव भी देर नेसेंट सोल खेतीकार से भयभीत थे और पहाड़ की गहराई से बेतहाशा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से जायम समझ गया कि बूढ़े आदमी को केवल सच्चाई का एक हिस्सा पता था, लेकिन वह अपने द्वारा देखे गए भारी घायल किंग ग्लोरियस ब्लेज के साथ एक संबंध स्थापित करने में सक्षम था। अपने निष्कर्षों पर आने के बाद वह आश्चर्य में अपनी जीभ चटकारे बिना नहीं रह सका। ये किंग ग्लोरियस ब्लेज एक काफी भयानक चरित्र था। वह पहले से ही भारी घायल था जब उसने मास्टर विल्सेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसे अपनी शक्ति वापस पाने और पास के खेतीकारों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के लिए केवल थोड़ी देर की जरूरत थी। लेकिन जो कोई असंख्य दवाओं का सेवन करता है, जायम को अच्छी तरह से पता था कि इतनी गंभीर चोटों से किसी की जीवन शक्ति को पूरी तरह से इतनी जल्दी बरामद करना असंभव है, चाहे वे कोई भी दवा लें। उदाहरण के लिए, अपने पास उपलब्ध दवाओं की संख्या के बावजूद जायम अभी तक अपनी चरम खेती को पूरी तरह से बरामद नहीं कर पाया था। इस तरह किंग ग्लोरियस ब्लेज की शक्ति में अचानक बरामदी की एकमात्र संभावना ये थी कि एक मिरियड ईयर कॉप्स मोनाक के रूप में उसकी तकनीकें पहले से ही बहुत शक्तिशाली थीं, या उसकी तकनीकों में एक अनूठा गुण था जो एक चमत्कारी बरामदी की अनुमति देता था। जैसे ही जायम शव सम्राट की क्षमताओं के बारे में सोच रहा था, उसने अपने शरीर के भीतर अलग रखे हेवनली कॉप्स पर्ल को याद किया। ब्राइटजाडे आर्ट्स की खेती करने के लिए उसने मोती के शक्तिशाली प्रभावों से काफी समर्थन प्राप्त किया था।
वह ये भी अनिश्चित था कि क्या वह केवल वज्र अवशेष वज्र रेलिक के साथ तकनीक को दूसरी परत तक परिशोधित करने में सक्षम हो पाता। शायद मोती की प्रभावशीलता ही कारण थी कि किंग ग्लोरियस ब्लेज चमत्कारी गति से अपनी शक्ति को बरामद करने में सक्षम था। जायंट ने इस मामले पर एक पल और शांत भाव से विचार किया और फिर इसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। जिन राजधानी में भविष्य की योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित किया। कहने की आवश्यकता नहीं है, वह इस आंगन में ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था। संभवतः कोई दुकानदार फैंग के गायब होने की जांच के लिए आएगा, जो काफी परेशानी का कारण बनेगा। उसके लिए कुछ समय के लिए किसी मठ या मंदिर में एक कमरा किराए पर लेना बेहतर होगा, क्योंकि यह सराय की तुलना में बहुत अधिक शांत होगा। इसके अतिरिक्त आगामी महान नीलामी के विवरणों की जांच करने के लिए उसे जिन राजधानी के खेतीकार बाजारों का दौरा करना होगा। अपनी योजनाओं का निश्चित करने के बाद वह निवास से रवाना हो गया, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद जायन को शहर के अंदर एक छोटा साधारण मठ मिला। मठ का दाववादी पुजारी एक नश्वर व्यक्ति था जिसमें पूरी तरह से जादुई शक्ति की कमी थी। जायन इस स्थान से काफी संतुष्ट था और उसने पुजारी को दान के रूप में कुछ चांदी दी और निश्चय किया कि वह अभी के लिए वहीं निवास करेगा। अगली सुबह होने पर वह मठ से निकला और उसने एक अकादमी की खोज की जहां एक खेतीकार की उपस्थिति थी। चूंकि यह अकादमी जिन राजधानी में खुली थी, इसे छोटा नहीं माना जा सकता था और निश्चित रूप से इसका कोई समर्थन बैकिंग था। ये संभवतः एक कन्फ्यूशियन संप्रदाय कन्फ्यूशियन सेक्ट से जुड़ी थी। हालांकि जायम को इसकी परवाह नहीं थी। अंदर घुसने के बाद वह एक बूढ़े कन्फ्यूशियन विद्वान के पास गया और अपने नेसेंट सोल स्टेज खेती की विशाल आभा को छोड़ा। जब बूढ़े विद्वान ने इसे महसूस किया तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी जादुई शक्ति जम गई है। जायम की विशाल खेती को समझते हुए उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ आधा कदम आगे बढ़ाया और उसे नमस्कार किया। आपकी उपस्थिति इस अकादमी का सम्मान करती है, वरिष्ठ। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जायम मुस्कुराया और आराम से बोला, आप काफी समझदार हैं। मैंने कुछ छोटे मोटे मामलों के लिए आपको ढूंढा है। क्या आप मुझे जिन राजधानी के बाजारों और आगामी नीलामी के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं? आप एक स्थानीय खेतीकार होने के नाते काफी कुछ जानते होंगे। जब बूढ़े विद्वान ने यह सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, बाजारों का स्थान कोई समस्या नहीं होगी, मैं तुरंत आपके लिए एक नक्शा बना दूंगा। हालांकि मुझे नीलामी के बारे में ज्यादा नहीं पता। क्या वरिष्ठ कुछ विशेष जानना चाहते हैं? बोलते समय उसने अपने भंडारण थैले से एक सफेद जेड स्लिप निकाली और आसपास के बाजारों के स्थानों को उस पर अंकित करना शुरू कर दिया। जायम की मुस्कान मिट गई और वह शांत भाव से बोला, मैं नीलामी की तारीख और स्थान के साथ साथ वहां प्रकट होने वाली किसी भी विशेष दुर्लभ सामग्री के बारे में जानना चाहूंगा। ईमानदार स्वर के साथ बूढ़े विद्वान ने जवाब दिया, समय और स्थान कोई समस्या नहीं होगी। 9 दिनों में नीलामी पश्चिमी बाजार के ट्रेजरशीन पवेलियन में होगी। कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल खेतीकारों के लिए अलग अलग समय पर 2 अलग अलग नीलामियां होंगी। जबकि नेसेंट सोल स्टेज के खेतीकार कोर फॉर्मेशन ग्रेड की नीलामी में भाग ले सकते हैं, कोर फॉर्मेशन खेतीकार ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे डर है कि मैं यह नहीं बता सकता कि कौन सी सामग्रियां बोली के लिए होंगी। नीलामी अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर है क्योंकि इसका आयोजन कई महान कबीलों द्वारा किया जा रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति कैसे जान सकता है कि क्या बोली के लिए रखा जाएगा? लेकिन पिछली नीलामियों के अनुसार वहां 100 से अधिक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ वस्तुएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ वरिष्ठ लोग अपनी कुछ दुर्लभ वस्तुओं को भी बोली के लिए रख सकते हैं, जिससे नीलामी की अवधि 1 सप्ताह तक बढ़ सकती है। जायम ने सिर झुकाया और बुदबुदाया, तो ऐसा था। ट्रेजरशीन पवेलियन, वरिष्ठ, मैंने जेड स्लिप बनाना समाप्त कर लिया है, कृपया इसे ले लें। फिर बूढ़े विद्वान ने दोनों हाथों से जेड स्लिप पेश की। जायम ने बिना कुछ बोले इसे ले लिया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाते हुए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस से इसकी एक सतही जांच की। बहुत अच्छा, और आप मुझे देखने के बारे में चुप रहें, अन्यथा। एक अपराधी हंसी हंसने के बाद जायम नीली रोशनी से चमका और फिर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। बूढ़े विद्वान की आंखें फैल गईं और वह गहरी चिंता में डूबने के कारण कुर्सी पर गिर पड़ा। लंबे समय बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से कमरे को स्कैन किया और पाया कि वहां कोई और नहीं था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान हासी। जायम अकादमी छोड़ने के बाद उसने सफेद जेड स्लिप के माध्यम से देखा और अपने आप को पश्चिमी जिन बाजार वेस्ट जिन मार्केट की ओर बढ़ाया। ये बाजार जिन राजधानी के पश्चिमी हिस्से की एक सुदूर सड़क पर स्थित था और एक उच्च श्रेणी की छिपाने वाली जादुई गठन कंसीलमेंट स्पेल फॉर्मेशन द्वारा छिपाया गया था। जब जायम प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह आसानी से छिपे हुए प्रतिबंधों से गुजरा और एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। बेशक ये केवल नश्वरों द्वारा एक सुनसान सड़क के रूप में देखी जाती थी,
जहां तक जायम का सवाल था, उसने कम से कम कई 100 खेतीकारों को देखा जो सड़क पर कुछ दुकानों में प्रवेश कर रहे थे या निकल रहे थे। जायम ने सड़क के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को नहीं भेजा। चून की नीलामी करीब थी, बाजार की देखरेख करने वाले नेसेंट सोल स्टेज के खेतीकार निश्चित रूप से मौजूद थे। आखिरकार इतनी बड़ी नीलामी का आयोजन करना कोई आराम का काम नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए वह धीरे धीरे सड़क पर नीचे उतरा और दोनों तरफ नजर दौड़ाए। पश्चिमी जिन बाजार स्पष्ट रूप से उससे अलग था जो उसने जिन राजधानी के दक्षिणी भाग में देखा था। अंदर की इमारतें धन के प्रदर्शन के रूप में 2 या 3 मंजिलों की थीं। ऐसा लगता था कि महान जिन खेती की दुनिया के सभी शक्तिशाली व्यवसायों ने अपने प्रदर्शन के लिए राजधानी में एक दुकान स्थापित की थी। उस स्थिति में जायम को ये सावधानी से चुनने की आवश्यकता नहीं थी कि किसे ब्राउज करना है। उसने तुरंत सामग्री की एक सूची निकाली और प्रत्येक दुकान पर उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया। बेशक सभी सामग्री जो उसने अभी तक हासिल नहीं की थी, वे सभी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं। वास्तव में जायम को इन सामग्रियों को आसानी से खोजने की उम्मीद नहीं थी और वह केवल रास्ते में ही ऐसा कर रहा था। वास्तव में बाजार में उसका कुछ अलग काम था। नीलामी में भाग लेने से निश्चित रूप से आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स की बड़ी संख्या खर्च होगी। हालांकि जायम के पास मूल रूप से आध्यात्मिक पत्थरों की बड़ी संख्या थी, लेकिन मुखौटा पहने खेतीकार के रूप में सामग्री की एक अच्छी खरीदारी करने के बाद उसने उनमें से अधिकांश खर्च कर दिए थे। अब जब उसके सामने एक बड़े पैमाने पर नीलामी आई तो उसने पाया कि वह आध्यात्मिक पत्थरों के लिए कम पड़ रहा था। जायम ने आध्यात्मिक पत्थरों के लिए कुछ दुर्लभ सामग्रियां बेचने के लिए एक बड़ी दुकान खोजने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह एक धनी दुकान से सबसे अधिक आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करेगा। उसी समय वह एक 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचा और उसकी आंखें सिकुड़ीं। दुकान स्पष्ट रूप से अपने पड़ोसियों से कहीं अधिक बड़ी थी और यह काफी आगंतुकों को आकर्षित कर रही थी। जायम ने फिर उस बड़े साइन बोर्ड को देखा जो इसके फाटकों पर लटका था, जिस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में हिडन फॉर्चून पवेलियन लिखा था। ये वह दुकान थी जो अपने हिडन फॉर्चूनेट रूम्स के लिए जानी जाती थी। उसने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद अंदर जाने का फैसला किया। इमारत की पहली मंजिल काफी विशाल थी और 100 मीटर से अधिक चौड़ी थी। वहां 60 सुंदर क्यूई कंडेंसेशन सेवक थे जो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और संभावित ग्राहकों को अपने कुछ सामानों का परिचय दे रहे थे। जब जायम अंदर गया तो एक युवा सेवक मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे अभिवादन करने वाला था। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में बैठे एक सफेद वस्त्रधारी मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने जायम की खेती पर ध्यान दिया। उसने तुरंत अपना चाय का कप नीचे रखा और जल्दी से चिल्लाया, पीछे हटो, मैं इस वरिष्ठ का ख्याल रखूंगा। इसके बाद मध्यम आयु वाले आदमी ने अपने कपड़े संवारे और जायम को नमस्कार किया, आदर के साथ कहते हुए, हमें अपने हिडन फॉर्चून पवेलियन में वरिष्ठ का सम्मान मिला है। चून की पहली मंजिल पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी रुचि का विषय हो। क्या आप मेरे साथ तीसरी मंजिल पर चलेंगे? जायम की नजर चमकी और उसने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ पहले स्थान पर प्रभारी व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ। फिर वह शांत भाव से मध्यम आयु वाले आदमी के पीछे पीछे ऊपर गया। जब पहली मंजिल के ग्राहकों ने ये देखा तो वे शोर मचाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जायम एक नेसेंट सोल खेतीकार था। ये पहली बार है जब मैंने नेसेंट सोल स्टेज के वरिष्ठ को देखा है, लेकिन वे इतने युवा क्यों दिखते हैं? छी, लगता है हिडन फॉर्चून पवेलियन को कोई बड़ा धंधा मिल रहा है। नीचे से प्रशंसा और आश्चर्य की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। पवेलियन की तीसरी मंजिल छोटी थी, लेकिन ये काफी सुंदर ढंग से सजाई गई थी और वहां 2 सुंदर महिला खेतीकार प्रतीक्षा कर रही थीं। जब उन्होंने मध्यम आयु वाले आदमी को एक मेहमान को लाते देखा तो उन्होंने तुरंत चाय का एक बर्तन तैयार किया। मध्यम आयु वाले आदमी ने जायम के बैठने का इंतजार किया और मेज पर मुस्कुराते हुए हाथ लहराया। वरिष्ठ, कृपया इसे चखें। यह मिस्ट्रेन स्पिरिट टी है जो हमारे पवेलियन ने भारी कीमत पर हासिल की है। इसका स्वाद काफी अनूठा है। जायम ने चाय की अवहेलना की और मेज के पार अपनी आस्तीन से एक हरी जेड स्लिप रख दी। उसने शांत भाव से कहा, चाय चखने में कोई जल्दी नहीं है। आइए पहले देखें कि आपके पास मेरे द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री में से कुछ है भी या नहीं। सच कहूं तो मैं पहले ही कई दुकानों पर गया हूं और मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था। मुझे विशेष रूप से उम्मीद नहीं है कि आपके हिडन फॉर्चून पवेलियन में भी इनमें से कुछ भी होगा। चूंकि वरिष्ठ जल्दी में है तो मैं आगे बढ़कर देखता हूं। चूंकि आप इन्हें दूसरी जगहों पर नहीं ढूंढ पाए तो वे काफी दुर्लभ होंगी। मध्यम आयु वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए जेड स्लिप को अपने हाथ में बुलाया और फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उसमें डुबो दिया। जल्द ही उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए, लेकिन जायम के चेहरे के भाव अचल रहे। उसने इस प्रतिक्रिया को पहले कई बार देखा था जब उसने सूची अन्य दुकान मालिकों को दिखाई थी।
वह ऐसी सामग्री चाहता था जो इस दुनिया में शायद ही कभी देखी गई थी और शायद ही कभी सुनी गई थी। मध्यम आयु वाले आदमी ने जैद स्लिप से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस लीं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वरिष्ठ इन सामग्रियों को पिछली दुकानों से नहीं ढूंढ पाए। वे साधारण दुकानों की पहुंच से परे हैं। जहां तक हमारे पवेलियन का सवाल है, हमारे पास केवल एक छोटा थंडरस्पिरिट क्रिस्टल है। अधिक निराशा की उम्मीद करते हुए जायम ने इसे सुनकर खुशी का भाव दिखाया और कहा, आपके पास थंडरस्पिरिट क्रिस्टल है। मध्यम आयु वाले आदमी ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट की और फिर समझाया, बिल्कुल सही। वरिष्ठ भाग्यशाली समय पर आए हैं। हमारे पवेलियन को थंडरस्पिरिट क्रिस्टल अभी अभी मिला है, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि यह हमारी नहीं है, बल्कि हमारे पवेलियन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले एक नेसेंट सोल खेतीकार ने इसे अन्य सामग्रियों के बदले विनिमय करने के लिए हमारे पास जमा किया है। अगर क्रिस्टल का विनिमय अन्य सामग्रियों के लिए नहीं किया जाता है तो इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। जायम ने जब थंडरस्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने की शर्तें सुनी तो उसने अपनी थोड़ी को रगड़ा और पूछा, विनिमय? वास्तव में मेरे पास कुछ सामग्री है जिनका व्यापार इसके लिए किया जा सकता है। जब सफेद वस्त्रधारी मध्यम आयु वाले आदमी ने जायम को सुना तो उसने पहले से तैयार की गई एक जेड स्लिप थमा दी। क्रिस्टल के मालिक द्वारा विनिमय में चाही जाने वाली सामग्री और दवा की गोलियां इसमें हैं। हालांकि यह उन सामग्रियों की तुलना में अधिक सामान्य हो सकती है जिन्हें वरिष्ठ एकत्र करना चाहते हैं, फिर भी यह इस दुनिया में ढूंढना कठिन है। अन्यथा थंडरस्पिरिट क्रिस्टल का विनिमय पहले ही हो चुका होता क्योंकि यह बिजली गुण लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले जादुई खजाने बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। जायम ने जेड स्लिप ली और बिना किसी और विचार के उसमें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां स्पिरिचुअल सेंस डुबो दी। मध्यम आयु वाले आदमी ने जायम के चेहरे के भावों की सावधानीपूर्वक जांच की, उम्मीद करते हुए कि वह उसके कुछ विचारों को समझ सके, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा भी बदलाव या भावना नहीं थी। इसके बजाय उसके शांत स्वभाव ने दुकानदार को निराश किया और यहां तक कि उसे आशंकित भी किया। ये वरिष्ठ हान कहां से आए हैं? न केवल उनका रूप युवा है, बल्कि वे जिन सामग्रियों की तलाश कर रहे हैं वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। हालांकि युवा रूप वाले कई नेसेंट सोल खेतीकार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, और यह आदमी विशेष रूप से अपने कपड़ों और रूप की परवाह नहीं करता प्रतीत होता है। क्या यह एक नए उन्नत नेसेंट सोल खेतीकार हो सकता है? हालांकि मध्यम आयु वाले दुकानदार को महसूस हो रहा था कि जायम एक नेसेंट सोल खेतीकार था, वह उसकी सटीक खेती का निर्धारण करने में सक्षम नहीं था। वह केवल ये निर्धारित कर सका कि उसकी उपस्थिति उन अन्य प्रारंभिक नेसेंट सोल खेतीकारों की तुलना में अधिक मजबूत थी जिनसे वह पहले मिला था। परिणामस्वरूप वह बहुत अधिक देखभाल के साथ जायम की व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहा था। हिडन फॉर्चून पवेलियन का समर्थन करने वाली शक्तियों के साथ उसे सामान्य नेसेंट सोल खेतीकारों के साथ अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। एक क्षण बाद जायम ने जेड स्लिप से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस ले लीं और इसे वापस सौंप दिया। फिर उसने कहा, मेरे पास वाकई उन वस्तुओं में से कुछ हैं जो इस साथी दाओवी फेलो डाउस्ट को चाहिए। हालांकि मैं विनिमय करने से पहले थंडरस्पिरिट क्रिस्टल को देखना चाहूंगा। अगर क्रिस्टल की गुणवत्ता बहुत कम है तो मैं इसका व्यापार नहीं करूंगा। कुछ विचार के साथ दुकानदार मुस्कुराया और बोला, जरूर, तो ऐसा कैसे रहेगा? चूंकि यह एक उच्च मूल्य वाला व्यापार है, मैं थंडरस्पिरिट क्रिस्टल के मालिक वरिष्ठ सीनियर फोक को एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन भेजूंगा और आप व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर सकेंगे। वह वर्तमान में इस बाजार के पास ही निवास कर रहे हैं। थोड़ा और विचार करने के बाद जायम ने कहा, ठीक है, मैं इस साथी दाओवीफू से मिलना भी चाहता हूँ। जितने अधिक ये क्रिस्टल मिलेंगे उतना ही बेहतर है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या उनके पास और अधिक हैं। उसने सोचा कि चूंकि यह बूढ़ा ओल्ड मैन इतनी दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने में सक्षम था, ये संभव था कि उसके पास इन सामग्रियों में से अन्य भी हों। उस स्थिति में मैं जाकर संदेश भेजता हूँ। कृपया एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करें, वरिष्ठ हान। वरिष्ठ फू जल्द ही आ जाएंगे। दुकानदार ने एक प्रणाम किया और तुरंत चला गया। फिर जायम ने अंततः मेज पर रखी चाय पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने एक घूंट लिया और पाया कि इसका स्वाद काफी असाधारण था। जल्द ही दुकानदार वापस आ गया। जायम ने फिर उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया और पूछा, क्या आपकी दुकान हिडन फॉर्चून रूम्स का भरपूर उत्पादन करती है? मैंने सुना है कि आपका पवेलियन उच्च श्रेणी के हिडन फॉर्चून रूम्स बनाता है, जिससे कोई अपनी हथेली पर लघुकृत गुफा निवास मिनिएचराइज्ड केव रेजिडेंसेस ले जा सकता है, और इन कमरों में कुछ शक्तिशाली प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्या ये सच है? दुकानदार हंसा और समझाया, हिडन फॉर्चून रूम्स वास्तव में हमारी विशेषज्ञता है, लेकिन जिसका वरिष्ठ ने वर्णन किया है वे उच्चतम श्रेणी के हिडन फॉर्चून रूम्स हैं जिन्हें हिडन फॉर्चून मैंशंस के नाम से जाना जाता है।
चूंकि ये मकान असामान्य सामग्रियों से परिशोधित किए जाते हैं, इनमें से कभी भी बहुत कम का उत्पादन होता है। हमारे पास भंडारण में कुछ हैं जो बिक्री के लिए नहीं हैं, और जिन्हें हमने बिक्री पर रखा था वे सभी बिक चुके हैं। जायंत ने सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, वे क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्या आपके पवेलियन ने उन्हें इसी उद्देश्य के लिए परिशोधित नहीं किया था? मध्यम आयु वाले आदमी ने शर्म के एक निशान के साथ समझाया, मैं इसे वरिष्ठ से नहीं छिपाऊंगा। शेष हिडन फॉर्चून मैंशंस अद्वितीय गुणवत्ता के हैं। चाहे उनका आकार हो या उन पर लगे प्रतिबंध, वे उन लोगों से कहीं आगे हैं जिन्हें हमने बिक्री के लिए रखा था। इस तरह ये निर्णय लिया गया था कि उन्हें दुर्लभ सामग्रियों के विनिमय के उद्देश्य के लिए बरकरार रखा जाएगा। बड़ी रुचि के साथ जायंत ने अपना होंठ मोड़ा और कहा, ये काफी आश्चर्यजनक है। अगर ये हिडन फॉर्चून मैंशंस उतने ही अद्भुत हैं जितना आप कहते हैं, तो मैं एक खरीदना चाह सकता हूँ। क्या आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और मुझे एक नज़र डालने दे सकते हैं? उत्साहित होकर दुकानदार ने जल्दी से कहा, उन्हें बाहर निकालें। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। मैं इस दुकान का एकमात्र स्टीवर्ड हूँ और मेरे पास खजाने का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसे केवल एल्डर वैंग की अनुमति से ही बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा हम उनमें से केवल एक को अपनी मुख्य शाखा में रखते हैं और यह हमारे पवेलियन का गौरव है। अन्य मकान हमारी अन्य शाखाओं पर स्थित हैं। हालांकि ये हिडन फॉर्चून मैंशन हमारे टूल रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर हुआ यूनसी द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया है और इसे अपनी श्रेणी के सबसे अच्छों में शुमार किया जाना चाहिए। केवल इस पर लगे प्रतिबंधों के आधार पर यह एक उच्च श्रेणी के प्राचीन खजाने हाई ग्रेड एंशिएंट ट्रेजर के बराबर है। अगर वरिष्ठ सच में रुचि रखते हैं तो मैं तुरंत आपको एक छिपे हुए कमरे में ले जा सकता हूं और वरिष्ठ हान वहां एल्डर वान के साथ चर्चा जारी रख सकते हैं। कमरे के विनिमय के लिए आवश्यक सामग्री भी केवल वे ही जानते हैं। जायंत के स्पष्ट स्वर से पता चलता था कि वह वास्तव में रुचित था। अगर यह सौदा हो गया तो दुकानदार की हिडन फॉर्चून पवेलियन में स्थिति तेजी से ऊंची हो जाएगी। तो ऐसा है, लेकिन मुझे, जैसे ही जायंत बोला, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। दुकानदार चौंक गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक बूढ़े आदमी की आवाज नीचे से गरजी, युवक जाओ, क्या वाकई कोई है जो व्यापार करना चाहता है? मैं अपनी खेती के एक महत्वपूर्ण क्षण में था और यहाँ जल्दबाजी में आने के लिए इसे बीच में ही छोड़ आया हूँ। हालांकि उसकी आवाज बूढ़ी थी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट थी और इसमें शक्ति थी। उसके बोलने के बाद भारी धमाके वाले कदमों की आवाज सुनाई दी। दुकानदार जल्दी से खड़ा हो गया और आदरपूर्वक जवाब दिया, ये सच है, जरूर। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। तीसरी मंजिल पर एक धुंधला रूप प्रकट हुआ जो एक लंबा और भारी काया छाया प्रकट करता था। जायंत ने आंखें सिकुड़ी और देखा कि अभी अभी कौन आया था। वह एक बड़ा काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा गहरे लाल रंग की थी। उसके शरीर से निकलने वाले आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई के उतार चढ़ाव ने उसे मध्य नेसेंट सोल स्टेज के चरम पर एक खेतीकार के रूप में प्रकट किया। जायंत अनजाने में आश्चर्य से अपना माथा सिकुड़ गया। जब लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने दुकानदार को सुना तो वह आश्चर्य के निशान के साथ जायंत की ओर देखने लगा। उसने दोनों खेती और युवा उपस्थिति को देखा। फिर वह चौड़े कदमों से आगे बढ़ा और हृदय से हंसा। तो यह वह साथी दाओवी हान फेलो डाउस्ट होना चाहिए जिसका आपने उल्लेख किया था। चूंकि उसके पास वह चीज है जो मैं चाहता था, वह एक साधारण खेतीकार नहीं हो सकता। जायंत खड़ा हुआ और एक मुस्कान के साथ उसे प्रणाम किया। बिल्कुल नहीं। साथी दाओवी फू की खेती मुझे उनका आदर करने पर मजबूर करती है। आदर करने की क्या बात है? मैंने उम्र के साथ ही इतना दूर तक पहुंचा हूं। फिर दोनों खेतीकार एक दूसरे के सामने बैठ गए और बूढ़े ओल्ड मैन फू ने उत्सुकता से कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या आप मुझे वे वस्तुएं बता सकते हैं जो आप मेरे पास हैं? जायंत मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, एक स्कारलेट एसेंस मशरूम। ये 1000 साल से अधिक परिपक्वता का है। ये वह 3000 साल पुराना मशरूम नहीं था जिसका उसने हेवनली साउथ में व्यापार किया था। उसने उसके बीजाणुओं स्पॉर्स में से एक का उपयोग करके एक नए मशरूम को 1000 साल की परिपक्वता तक पाला था। एक स्कारलेट एसेंस मशरूम। बूढ़े फू का चेहरा खिल उठा। अगर यह वास्तव में 1000 साल पुराना है तो मैं इसे अपने थंडरस्पिरिट क्रिस्टल के बदले विनिमय कर लूंगा। क्या साथी दाओवी मुझे एक नजर देखने दे सकते हैं? जरूर, मैं इसे अभी निकालता हूं, लेकिन क्या आप मुझे क्रिस्टल भी दिखा सकते हैं? मैं बहुत उत्सुक हो गया था। जरूर दिखा सकता हूं। बूढ़े फू ने दुकानदार की ओर मुड़कर आदेश दिया, दुकानदार जाओ, साथी दाओवी हान के लिए क्रिस्टल निकालो। जी, वरिष्ठ। दुकानदार ने आदेश स्वीकार किया और हॉल से चला गया। लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने जायंत की जांच की और जिज्ञासापूर्वक पूछा, साथी दाओवी हान, आपका रूप काफी अपरिचित है, लेकिन आपकी खेती पहले ही मध्य नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुकी है। आप कहां से आए हैं?
क्या आप हमेशा कड़ी खेती में रहे हैं और शायद ही कभी अन्य खेतीकारों के संपर्क में आए हैं? अन्यथा मुझे आपकी प्रभावशाली आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद आपका कोई ध्यान नहीं होगा। जायंत ने बूढ़े आदमी की जिज्ञासा के जवाब में मुस्कुराया और एक तैयार जवाब के साथ जवाब दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मुझे नहीं जानते होंगे। मैंने समुद्र के पार एक छोटे द्वीप पर खेती की है। मैं शायद ही कभी महान जिन मुख्य भूमि ग्रेट जिन मेनलैंड पर कदम रखता हूँ। बूढ़े फू ने आश्चर्य से रुककर समझदारी से कहा, तो आप एक विदेशी खेतीकार ओवरसीज कल्टिवेटर थे। मैं सच में आपका सम्मान करता हूँ। मैंने बहुत पहले सुना है कि विदेशी खेतीकारों के पास कई अद्भुत क्षमताएं होती हैं और वे मुख्य भूमि के खेतीकारों की तुलना में तकनीकों के एक अलग स्कूल की खेती करते हैं। मुझे आशा है कि आपके साथ खेती के अनुभवों का आदान प्रदान करूंगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि साथी दाओवी ने जल्द ही होने वाली नीलामी के लिए जिन राजधानी तक एक बहुत लंबी दूरी की यात्रा की है। चून की समुद्रों के पार असंख्य भूमियां थीं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसे नेसेंट सोल खेतीकार थे जो अच्छी तरह से जाने नहीं जाते थे। बूढ़े आदमी ने इसे ज्यादातर सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब उन्होंने थोड़ी और बातचीत की तो हॉल के बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी और एक चमकदार आवाज ने कहा, मुझे हमारे हिडन फॉर्चून पवेलियन में भाई फू के आगमन के बारे में क्यों नहीं बताया गया? और हमारे मेहमान साथी दाओवी हान भी यहाँ हैं। मुझे आपका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां होना चाहिए था। इसके साथ एक पीले चांदी वस्त्रधारी खेतीकार हॉल में प्रवेश कर गया। जब बूढ़े फू ओल्ड मैन फू ने चांदी वस्त्रधारी खेतीकार को देखा तो वह एक परिचित स्वर में उनके साथ बोला, हे भाई वांग, ब्रदर वैंग शायद ही कभी दिखाई देते हैं। मैंने माना था कि आप अभी भी एकांत में टर्टल स्पिरिट आर्ट्स की खेती कर रहे हैं। मैं आपकी खेती में बाधा डालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मुझे टर्टल स्पिरिट आर्ट्स को 7वीं परत पर रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवनकाल में कभी भी मध्य नेसेंट सोल स्टेज, मिड नेसेंट सोल स्टेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हालांकि मैंने दुकानदार शॉपकीपर चाओ से सुना है कि मध्य नेसेंट सोल खेती वाले एक साथी दाओवी आए हैं और वह हमारे पास सैकड़ों वर्षों से रखे छिपे हुए फॉर्चून मैंशन, हिडन फॉर्चून मैंशन को खरीदना चाहते हैं। भाईफू के साथ आपकी उपस्थिति ने हमारी स्थापना का सम्मान बढ़ाया है, तो मैं कैसे नहीं आ सकता था। चांदी वस्त्रधारी खेतीकार ने फिर जायंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम किया। जब जायंत ने उनकी बातचीत सुनी तो उसे पता चला कि यह मध्यम आयु वाला चांदी वस्त्रधारी आदमी वही एल्डर वैंग था जिसका दुकानदार ने जिक्र किया था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस से उन्हें स्कैन किया और पाया कि वह एक प्रारंभिक नेसेंट सोल, अर्ली नेसेंट सोल खेतीकार था जिसका पीला चेहरा किसी तकनीक के विशेष पहलू के कारण प्रतीत होता था। जायंत मुस्कुराया और एल्डर वांग के प्रणाम का जवाब दिया। भाई वांग बहुत विनम्र हैं। मैंने आपके हिडन फॉर्चून पवेलियन की भव्य प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुना है और एक यात्रा करने का निर्णय लिया। जब बूढ़े फू ने यह सुना तो वे आश्चर्य से बोले, साथी दाओवी हान फेलो डाउस्ट हाँ एक हिडन फॉर्चून मैंशन का व्यापार करना चाहते हैं। छी, समुद्र के पार के खेतीकार की तरह आप वास्तव में उदार हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र के पार कई खजानों की अफवाहें सच हैं। साथी दाओवी मजाक कर रहे हैं। समुद्र के पार दुर्लभ सामग्रियां कम हैं, लेकिन इसकी तुलना जिन एम्पायर की समृद्ध भूमि से नहीं की जा सकती। जायंत के शब्दों ने दो नेसेंट सोल खेतीकारों को संतुष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने समुद्र पार की भूमियों के विषय पर आगे चर्चा करने की जहमत नहीं उठाई। अन्यथा अगर जायंत जैसे उच्च श्रेणी के खेतीकार ने गलती से मान लिया कि वे जासूसी कर रहे हैं तो यह कोई हंसी का विषय नहीं होता। उसी क्षण दुकानदार झाओ चांदी वस्त्रधारी खेतीकार के पीछे प्रकट हुआ। उसने जायंत के सामने 2 जेड बॉक्स रखे, एक बड़ा और दूसरा छोटा, और समझदारी से एक तरफ हट गया। चूंकि एल्डर वांग प्रकट हो चुके थे, उसे बोलने की और आवश्यकता नहीं थी। एल्डर वांग ने दोनों बॉक्सों में से बड़े की ओर इशारा किया और विनम्रतापूर्वक कहा, चूंकि साथी दाओवी हान हमारे पवेलियन के हिडन फॉर्चून मैंशन में इतनी रुचि रखते हैं, मैंने इस वस्तु को साथी दाओवी फू के थंडर स्पिरिट क्रिस्टल के साथ यहां लाने का निर्देश दिया है। आप जिसे चाहें उसे देख सकते हैं। बूढ़े फू ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, भाई वांग, आपके पास साथी दाओवी हान के साथ हिडन फॉर्चून मैंशन पर चर्चा करने के लिए खूब समय होगा। हालांकि मैं अपना काम पहले खत्म करना चाहूंगा। एल्डर वांग ने एक झुकाव वाली मुस्कान पहनी और कहा, ये ठीक रहेगा, भाई फू पहले आए थे। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी में हैं। मुझे ये भी काफी रुचि है कि साथी दाओवी हान थंडर स्पिरिट क्रिस्टल के बदले क्या व्यापार करेंगे। जायंत ने भी ये सुनकर मुस्कुराया और अपनी भंडारण थैली स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारकर एक हथेली के आकार का हरा लकड़ी का बॉक्स अपने हाथ में बुलाया। इसे एक सुनहरे और एक चांदी के ताबीज टैलिस्मन से सील किया गया था। जब बूढ़े फू ने लकड़ी के बॉक्स को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। जायंत ने फिर लकड़ी के बॉक्स को मेज पर रखा और चुपचाप इसे बूढ़े फू की ओर धकेल दिया।
उन्होंने उत्साह के साथ बॉक्स लिया और अपनी आस्तीन को मेज की ओर झटका, जिससे 2 ज़ैड बॉक्सों में से छोटा बॉक्स बदले में ज़ायम की ओर चला गया। ज़ायम ने प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ बॉक्स अपने हाथ में लिया और फिर इसे खोलकर एक चमकदार चांदी सफेद रोशनी प्रकट की। उनकी आंखों से नीली रोशनी चमकी, जिससे उन्हें तुरंत रोशनी पैदा करने वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली, एक मुट्ठी भर आकार का चांदी सफेद पत्थर। उन्होंने इसे लंबे समय तक जांचने के बाद उन्होंने इसकी ओर अपनी उंगली बढ़ाई। उनकी उंगली से नीली रोशनी का एक धागा मंद रूप से चमका और अपनी कलाई के एक झटके के साथ प्रकाश का धागा पत्थर पर लगा। जब प्रकाश ने चट्टान को छुआ तो गरज की आवाज गूंजी। फिर बॉक्स से कई पतली बिजली की चमक निकली और प्रकाश को रोका। ज़ायम ने एक आह भरी और सिर उठाया। थोड़े निराश स्वर में उसने कहा, हाँ, ये निश्चित रूप से थंडरस्पिरिट क्रिस्टल है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी गुणवत्ता केवल सामान्य है, लेकिन मुझे इसी से संतोष करना होगा। उच्च गुणवत्ता वाला आसानी से नहीं मिलता। ये थंडरस्पिरिट क्रिस्टल का टुकड़ा भी केवल एक दुर्लभ बिजली गुण वाले आध्यात्मिक जानवर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट के पेट में पाकर अपनी पूरी शक्ति से मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। उसी क्षण बूढ़े फू ने स्कारलेट एसेंस मशरूम की जांच पूरी की और इससे काफी खुश लग रहे थे। ज़ायम ने शांत भाव से जवाब दिया, हालांकि मेरा स्कारलेट एसेंस मशरूम पूरी तरह से शुद्ध है और निस्संदेह एक शीर्ष ग्रेड औषधीय पौधा टॉप ग्रेड मेडिसिनल प्लांट है। हालांकि वह थंडरस्पिरिट क्रिस्टल को जाने नहीं देने वाला था, लेकिन वह एक प्रतिकूल व्यापार पर भी सहमत नहीं होने वाला था। पूर्ण खुलेपन के साथ बूढ़े आदमी ने सहमति व्यक्त की, ये भी सही है। केवल कीमत के संदर्भ में मेरा थंडरस्पिरिट क्रिस्टल आपके उच्च गुणवत्ता वाले स्कारलेट एसेंस मशरूम से कमतर है। इसे पूरा करने के लिए मैं आपको 30,000 आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स दे दूं। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, साथी दावी फू। ज़ायम हंसा और थंडरस्पिरिट क्रिस्टल को वापस मेज पर रख दिया। फिर उसने एक ज़ैड स्लिप निकाली और इसे बूढ़े फू को पास कर दिया। आप पहले इस सूची पर एक नजर डालें। शायद आपके पास उनमें से एक हो या उनमें से किसी एक की जानकारी हो। अगर मैं किसी तरह ये सामग्रियां हासिल कर लूं, तो मुझे आध्यात्मिक पत्थर देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही दाओवी हान को अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है। बूढ़े फू ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति धारण की और जल्दी से ज़ैड स्लिप के माध्यम से देखा। उसी क्षण एल्डर वान बूढ़े आदमी के हाथों में मशरूम को देख रहे थे और उनकी आंखें चमकी क्योंकि उनका ध्यान भटक गया। जल्द ही बूढ़े आदमी ने ज़ैड स्लिप को देखना समाप्त कर लिया और उसने ज़ायम को एक अजीब नज़र से देखा। उन्होंने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट की और फिर निर्णायक रूप से कहा, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना होगा। ये सामग्रियां बहुत दुर्लभ हैं और मेरे पास इनमें से कोई भी नहीं है। हालांकि मैं आपको एक ऐसी जगह का पता दे सकता हूं जहां आप उनमें से कुछ को पा सकते हैं। ज़ायम ने पलकें झपकाईं और एक रहस्यमय मुस्कान पहनी। क्या साथी दाओवी मुझे आगामी नीलामी की दिशा में इशारा करने का इरादा रखते हैं? बूढ़े फू ने हृदय से हंसकर कहा, हालांकि भव्य नीलामी में असाधारण सामग्रियां बिक्री के लिए होंगी, लेकिन आपकी इच्छित वस्तुओं जैसी दुर्लभ वस्तुएं होने की बहुत संभावना नहीं है। आखिरकार इतनी दुर्लभ वस्तुओं के मालिक खेतीकार उनका व्यापार करना पसंद करेंगे। ज़ायम के उत्साह में वृद्धि हुई और उसने जल्दी से पूछा, आपके स्वर से ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार के गुप्त सम्मेलन सीक्रेट गैदरिंग का मतलब रखते हैं। बूढ़े फू ने एक अजीब अभिव्यक्ति धारण की और फिर ज़ायम के साथ ध्वनि संचरण वॉइस ट्रांसमिशंस के माध्यम से बात करना शुरू किया। साथ ही दाओवी हान वास्तव में एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये कोई गुप्त बैठक नहीं है। जब दशकीय नीलामी जिन राजधानी में होती है, तो इसके आसपास अन्य सभाएं बनना स्वाभाविक है। 2 मुख्य सभाएं होती हैं, धर्मपरायण दाओ संप्रदायों राइचस दाओ सेक्ट्स द्वारा बाजारों में आयोजित खुली व्यापार मेला जिसके बारे में सभी जानते हैं, और देवता दाओ डेविल दाओ द्वारा आयोजित एक गुप्त भूमिगत व्यापार मेला। वहां की वस्तुओं को अक्सर आध्यात्मिक पत्थरों से नहीं बल्कि वस्तुओं के विनिमय से खरीदा जाता है। लेकिन चूंकि वहां बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं बिकती हैं, खेती की दुनिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और केवल खेती की दुनिया के भूमिगत अंडरग्राउंड के ज्ञाता को ही इसका पता है। एक विदेशी खेतीकार होने के नाते यह आपके लिए काफी असुविधाजनक होगा, लेकिन सौदे के हिस्से के रूप में मैं आपको इस व्यापार मेले के लिए एक रेफरल दे सकता हूं। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत लाभ होगा। ऐसा कहते हुए बूढ़े आदमी ने ज़ायम को एक गंभीर नजर से घूरा और उसके जवाब का इंतजार किया। ज़ायम ने सोच में अपना माथा सिकोड़ा और फिर कहा, तो ऐसा था। तो मुझे पूछना होगा कि क्या ये व्यापार मेले एक ही समय पर होंगे? हालांकि मैं मुख्य रूप से भूमिगत व्यापार मेले में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन मैं खुले वाले को भी नहीं छोड़ना चाहता। ये सरल है, बूढ़े फू ने जवाब दिया। हालांकि दोनों एक ही समय में आयोजित किए जाते हैं। भूमिगत व्यापार मेले में सबसे दुर्लभ सामग्रियों को जानबूझकर भव्य नीलामी के समापन के बाद प्रदर्शित किया जाता है। निश्चित रूप से सामान्य सामग्रियां आपकी नजर में नहीं आएंगी। आपको उन्हें याद करने की चिंता नहीं करनी होगी।
ज्यादा विचार किए बिना जायंट ने जल्दी से एक निर्णय लिया और कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं आपके सुझाव के अनुसार करूंगा। मुझे इस भूमिगत व्यापार मेले में बहुत रुचि है। बूढ़े फू ने दसियों हजार आध्यात्मिक पत्थर बचाने के अवसर पर खुशी मनाई। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि साथी दाओवी हान भी एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। भव्य नीलामी के अंतिम दिन मुझसे हिडन फॉर्चून पवेलियन के बाहर मिलें। उस क्षण वे अब ध्वनि संचरण के माध्यम से नहीं बोल रहे थे। जहां तक किनारे में खड़े एल्डर वांग का सवाल था, उनका दिल हिल गया, लेकिन वे एक दीप्तिमान मुस्कान पहनने में कामयाब रहे। थंडरस्टोन क्रिस्टल और स्कारलेट एसेंस मशरूम के विनिमय के साथ एल्डर वांग मुस्कुराए और विनम्रतापूर्वक बोले, सौदे पर बधाई। साथी दाओवी हान, क्या आप अब मेरे पवेलियन के हिडन फॉर्चून मैंशन को देखना चाहेंगे? हालांकि यह एक एकल 1000 साल पुराने स्कारलेट एसेंस मशरूम की कीमत से कहीं अधिक होगा। जायंट मुस्कुराया और आकस्मिक रूप से बोला, जब तक यह मेरी संतुष्टि के अनुरूप है, कीमत कोई मायने नहीं रखती। एल्डर वांग की मुस्कान उनके दबंग स्वर को सुनकर और चौड़ी हो गई। चूंकि साथी दाओवी ने यह कहा, मैं समझ गया कि आप एक विदेशी खेतीकार हैं। आपके लिए हिडन फॉर्चून मैंशन को बाहर निकालना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कृपया मेरे साथ एक स्थानिक पॉकेट स्पेशल पॉकेट में चलें जिसे मेरे पवेलियन ने परिशोधित किया है। मैं आपको हिडन फॉर्चून मैंशन को उसकी संपूर्णता में दिखाऊंगा। जायंट का दिल हिल गया और वह अपने आश्चर्य को नहीं छुपा सका। एक स्थानिक पॉकेट? क्या साथी दाओवी ने अभयारण्य पॉकेट सैंक्चुरी पॉकेट के बारे में नहीं सुना है? एल्डर वांग ने अपने हाथ पर थपथपाया और फिर कहा, मैं भूल गया। स्थानिक पॉकेट का उत्पादन करने वाली ये गुप्त तकनीकें 1000 साल पहले केवल महान जिन ग्रेट जिंट में शोध की गई थीं। क्या आप स्थानिक विदारों स्पेशल टियर्स को स्थानिक पॉकेट स्पेशल पॉकेट्स में परिशोधित कर सकते हैं? ये प्रकृति के विरुद्ध तकनीक कैसे अस्तित्व में आए? जायंट का चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से विकृत हो गया। अंतरिक्ष स्पेस को प्रभावित करने वाली तकनीकें स्वर्ग को तोड़ने वाली और अत्यंत गहरी थीं। उसके बावजूद सबसे आम जादुई उपकरण और स्थानिक तकनीकों का सबसे आम उपयोग वास्तव में भंडारण थैले स्टोरेज पाउचेस थे। भंडारण थैली जितनी अधिक उच्च श्रेणी की होगी, उतनी ही अधिक वस्तुओं को ये धारण करने में सक्षम होगी, लेकिन गुणवत्ता कुछ भी हो, इसे कभी भी वास्तव में एक स्थानिक पॉकेट नहीं माना जा सकता था। कई खेतीकार मानते हैं कि उच्च श्रेणी की स्थानिक तकनीकें नश्वर दुनिया में मौजूद नहीं हैं और केवल उच्च क्षेत्रों हायर रेल्म्स के लोगों के पास ही इस तरह की गहन तकनीकों को करने की क्षमता है। यह विश्वास आमतौर पर हेवनली साउथ के खेतीकारों द्वारा रखा जाता था। परिणामस्वरूप जायंट को यह सुनकर गहरा झटका लगा कि 1000 साल पहले महान जिन ग्रेट जिन में स्थानिक विदारों को परिशोधित करने की एक तकनीक की खोज की गई थी। बूढ़े फू ओल्ड मैन फू मुस्कुराए और बोले, साथी दाओवी हान को इतना आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। ये तथाकथित स्थानिक पॉकेट उतने गहरे नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये तो बस एक छल मेरे ट्रिक मात्र है। एल्डर वांग ने एक व्यंग्यात्मक हंसी और कहा, बिल्कुल सही। अधिकांश लोगों के लिए स्थानिक पॉकेट का उनके लिए बहुत कम मूल्य है। न केवल इन्हें परिशोधित करना अत्यंत कठिन है, बल्कि इनके उपयोग में भी कई प्रतिबंध हैं। मैं कहूंगा कि महान जिन में ऐसी कोई 12 से अधिक जगहें नहीं है जहां कृत्रिम स्थानिक पॉकेट हो सकता है कि हमारे पवेलियन में सबसे पुराना स्थानिक पॉकेट बनाया गया हो। सबसे पुराना? आपका मतलब? जायंट ने आश्चर्य से अपनी भौं उठाई। एल्डर वांग ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। ये गुप्त तकनीक मूल रूप से हमारे पवेलियन के 2 उपकरण परिशोधन ग्रैंडमास्टरों टूल रिफाइनमेंट ग्रैंडमास्टर्स द्वारा उत्पादित की गई थी, शायद दुनिया में स्थानिक विदारों को परिशोधित करने में सक्षम एकमात्र लोग। वास्तव में हिडन फॉर्चून रूम्स एंड मैंशंस उन स्थानिक पॉकेट परिशोधन तकनीकों के साथ बनाए गए थे जिनकी हमने खोज की थी। जायंट हंसा और अपना आत्मसंयम वापस हासिल किया। तो ऐसा था, अब मैं वास्तव में इस रहस्यमय स्थानिक पॉकेट को देखना चाहता हूँ। भाई वांग, कृपया आगे बढ़ें। मैंने पहले ही ये तरकीब देख ली है। चूंकि मुझे इस स्कारलेट एसेंस मशरूम से निपटना है, मैं विदा लेता हूँ। बूढ़े फू ने ये कहने के बाद दोनों को प्रणाम किया। एल्डर वांग ने प्रणाम लौटाया और कहा, चूंकि भाई फू के पास जल्दी के काम है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। फिर कभी मिलेंगे। बूढ़े फू ने तब जायंट को ध्वनि संचरण साउंड ट्रांसमिशन के माध्यम से याद दिलाया कि वह भूमिगत व्यापार मेले के अंतिम दिन को न भूले। जायंट ने लापरवाही से सिर हिलाया, इससे पहले कि बूढ़ा आदमी धमाकेदार कदमों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। एल्डर वांग ने फिर विनम्रतापूर्वक कहा, भाई हान, चलिए। स्थानिक पॉकेट पवेलियन के पीछे है, हम एक पल में वहां पहुंच जाएंगे। फिर अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ मेज पर रहा जेड बॉक्स बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्वाभाविक रूप से जायंट सहमत हो गया और उसका पीछा करते हुए प्रतिबंधों की एक घनी परत से गुजरा और पवेलियन के पिछले हिस्से में एक छोटे क्षेत्र में पहुंचा।
कमरे के केंद्र में एक अजीब टेलीपोर्टेशन गठन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को छोड़कर यह पूरी तरह से खाली था। ये साधारण जादुई गठनों की तुलना में काफी बड़ा और अधिक जटिल था। जायंत ने धुंधले आश्चर्य के साथ अपना माथा सिकुड़ा। उनकी भ्रमित अवस्था को महसूस करते हुए एल्डर वांग ने समझाया, स्थानिक पॉकेट तक पहुंचने का एकमात्र तरीका टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से है। आपको वहां स्थानांतरित होना पड़ता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जिस स्थानिक विदार को परिशोधित किया है वह एक निश्चित स्थान पर है? हालांकि जायंत के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, लेकिन गुप्त परिशोधन तकनीकों में बहुत गहराई से जांच करना उचित नहीं होता। फिर जब उसने देखा कि एल्डर वांग टेलीपोर्टेशन गठन में कदम रख रहे हैं, तो उसने हिचकिचाते हुए उनका अनुसरण किया। जैसे ही वह गठन के करीब पहुंचा, उसने पाया कि इसके चारों ओर 8 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगे हुए थे, जो ये दर्शाता था कि इसका उपयोग करने में कम से कम 800 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लगते थे। अगर वापस आने के लिए भी गठन का उपयोग करना पड़ा, तो आने जाने की यात्रा में 1000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर लगेंगे, जो साधारण खेतीकारों के लिए सामर्थ्य से बाहर था। जैसे ही जायंत के विचार भटक रहे थे, नीचे से सफेद रोशनी चमकी और दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। पलक झपकाते ही उन्हें एक चमकदार रोशनी ने घेर लिया, क्योंकि वे टूटे हुए पत्थर की ढलान पर रखे एक अन्य गठन पर पहुंचे। जायंत ने अपने संतुलन को फिर से हासिल करने के बाद उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसने देखा कि यह स्थान 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और यह शुद्ध सफेद पत्थर से बना था, जिसमें विभिन्न आकारों के छेद बिखरे हुए थे, जो 3 मीटर से लेकर 30 मीटर चौड़े तक थे। उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका दिल बेचैन हो रहा है। पूरे स्थान पर हरियाली का एक भी निशान नहीं था। आध्यात्मिक क्यूई स्पिरिचुअल ची का अस्तित्व अनुपस्थित था और आकाश धूसर था। ये स्पष्ट था कि ये दुनिया जीवन रहित थी। एल्डर वांग गठन से बाहर निकलने के बाद बोले, जैसा कि साथी दाओ वी हान ने देखा होगा, यह एक जीवन रहित स्थान है और इसमें सांसारिक आध्यात्मिक शिराओं स्पिरिचुअल वेन्स का अभाव है। ये किंवदंती स्पिरिट ईथर गार्डन्स की तुलना में नहीं है, जिनके पास कथित तौर पर आध्यात्मिक क्यूई है, जो नश्वर दुनिया से कहीं अधिक है। महान जिन खेती की दुनिया द्वारा खोजे गए सभी स्थानिक विदारों में से केवल 4 में ही आत्मा शिराओं की उपस्थिति थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक क्यूई नश्वर दुनिया में पाई जाने वाली क्यूई के समान घनी नहीं थी। हालांकि जिन संप्रदायों ने इन स्थानिक विदारों की खोज की थी, उन सभी ने स्थानिक पॉकेट बनाने के लिए हमारी सेवाओं का अनुरोध किया था। जायंत ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपनी ठोड़ी को सहलाया और कहा, आपके कहने से ऐसा लगता है कि इन स्थानिक पॉकेटों का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, सिवाय थोड़ी जगह बचाने और स्वतंत्र आंदोलन की अनुमति देने के। यह कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। शर्म के एक निशान के साथ एल्डर वांग ने जल्दी से कहा, यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर कोई संप्रदाय कुछ बड़ी वस्तुओं को गुप्त तौर पर रखना चाहता है, बड़ी मात्रा में सामग्री का भंडारण करना चाहता है, या किसी को पीछा किए बिना छिपाना चाहता है, तो ये स्थानिक पॉकेट एक इष्टतम विकल्प हैं। वे इसे उसी उद्देश्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जो हम करते हैं, जादुई उपकरणों और खजानों के परीक्षण क्षेत्र के रूप में। स्थानिक पॉकेट दुर्लभ होने का कारण उपयुक्त विदारों की कमी है। ऐसे कम ज्ञात स्थानिक विदार हैं जिनकी एक निश्चित स्थिति है, और उन संप्रदायों की संख्या और भी कम है जो उन्हें उपयोग करने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त इन स्थानिक विदारों को परिशोधित करने के लिए संसाधनों की एक आश्चर्यजनक मात्रा की आवश्यकता होती है। ये कारण है कि स्थानिक पॉकेट कम क्यों हैं। जायंत ने निराशा के साथ एक आह भरी। फिर भी आपके स्थानिक पॉकेट वैसे नहीं है जैसा मैंने कल्पना की थी। इन्हें हाथ में नहीं ले जाया जा सकता और इनमें केवल टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। ये किसी भी मामले में एक अभिभावक आयाम गार्डियन डायमेंशन नहीं है। एल्डर वांग हंसे, कोई अपने शरीर पर एक बड़ा स्थानिक पॉकेट कैसे ले जा सकता है? मुझे लगता है कि केवल अत्यधिक शक्तिशाली खेतीकार जो स्पिरिट रियल्म में आरोहित हो गए हैं, या इमोर्टल रियल्म के ट्रू इमोर्टल्स में ही ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमताएं हैं। यह नश्वर क्षेत्र में कैसे मौजूद हो सकता है? एक मौजूदा स्थानिक विदार को स्थिर करने के लिए पहले से ही दुर्लभ सामग्रियों की एक बेतुकी मात्रा लगती है, और यह अपने आप में एक प्रभावशाली सफलता है। जब जायंत ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा और उसे अचानक कुछ याद आया। क्या आप एक विदार को स्थिर कर सकते हैं? क्या एक को लगभग नष्ट होने तक क्षतिग्रस्त किया जा सकता है और बाद में इसे मजबूत किया जा सकता है? एल्डर वांग की अभिव्यक्ति बदल गई और उनके स्वर में आश्चर्य झलक रहा था। जरूर, जब तक स्थानिक विदार पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो गया है, हम सामग्री का उपयोग करके इसे स्थिर कर सकते हैं। क्या साथी दावी की ऐसी कोई योजना है? जायंत हंसा और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मुझे समुद्र के पार एक के बारे में पता है, लेकिन ये जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें प्रवेश कर पाऊंगा या नहीं। जब एल्डर वांग ने जायंत की इस बारे में प्रतिक्रिया सुनी तो उन्होंने समझदारी से चुप्पी साध ली। फिर हाथ के एक पलटाव के साथ उन्होंने एक जेड बॉक्स प्रस्तुत किया।
मैं अब आपके निरीक्षण के लिए हिडन फॉर्चून मैंशन को बाहर निकालूंगा। अगर आप इसे संतोषजनक पाते हैं तो हम इसके व्यापार पर आगे चर्चा करेंगे। जायम ने सिर हिलाया। आगे बढ़ें, साथी दावी। उनकी सहमति के साथ एल्डर वांग ने और संकोच नहीं किया और ज़ेड बॉक्स खोल दिया, जिससे एक शुद्ध सफेद आध्यात्मिक रोशनी प्रकट हुई। जायम के अंदर क्या था ये स्पष्ट रूप से देखने से पहले एल्डर वांग ने जल्दी से मंत्र का उच्चारण किया और बॉक्स कांपने लगा। अचानक सफेद रोशनी की एक गेंद बाहर निकली और तुरंत बड़ी होकर कई खेतों के आकार का एक रंगीन बादल बन गई। इसमें सफेद ज़ेड की इमारतों को धुंधले तौर पर देखा जा सकता था। एल्डर वांग ने फिर एक मंत्र मुद्रा बनाई और हवा की ओर इशारा किया, जिससे सफेद धुंध कांपने लगी और फिर अचानक जमीन पर गिर गई। एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनाई दी और हर दिशा से अंदर से रोशनी चमकी। संपूर्ण रूप से बढ़िया ज़ेड से निर्मित एक निवास अचानक प्रकट हो गया। जायम ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर दृश्य की जांच की। ये सुंदर निवास सामान्य गुफा निवासों केव रेजिडेंसेस की तुलना में स्पष्ट रूप से छोटा था, लेकिन इसमें एक टावर, एक आंगन और सफेद रोशनी का धुंध अवरोध मिस्ट बैरियर था, जिससे यह एक पारलौकिक भ्रम जैसा दिखता था। लंबे समय तक उसे घूरने के बाद जायम का आकृति धुंधला गया और वह नीली रोशनी की एक लकीर में उसकी ओर चला गया। जब एल्डर वांग ने ये देखा तो उसने जल्दी से अपना हाथ पलटा और एक सफेद ज़ेड पदक, व्हाइट जेड मेडालियन निकाला। उसने निवास की ओर पदक को हिलाया, जिससे इसे ढकने वाला अवरोध गायब हो गया। जायम फिर बिना किसी बाधा के निवास में गायब हो गया। एक भोजन समाप्त करने के बराबर समय बीतने के बाद जायम अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ ज़ेड निवास के सामने प्रकट हुआ। एल्डर वांग ने एक क्षण के लिए अपना माथा सिकोड़ा, लेकिन जब जायम उनके सामने पहुंचा तो वे मुस्कुराए और पूछा, क्या ये खजाना साथी दावी हान की संतुष्टि के अनुरूप है? ये निवास बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें गोली परिशोधन, पिल रिफाइनमेंट, पशुपालन, बीस्ट नर्चरिंग और जो कुछ भी मैं सोच सकता हूँ उन सब के लिए कमरे हैं। हालांकि ऐसा कुछ है जिसे मैं निश्चित नहीं हूँ। मुझे भाई वांग से इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होगी। अगर हिडन फॉर्चून मैंशन से संबंधित आपके कोई सवाल हैं, तो मैं अपनी पूरी क्षमता से जवाब दूंगा, एल्डर वांग ने खुशी से जवाब दिया। जायम ने उनकी नजरों से मिलती और पूछा, तो मैं सीधे बात पर आता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिडन फॉर्चून मैंशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे इच्छानुसार बड़ा और छोटा किया जा सकता है, जिससे इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या यह एक भंडारण थैली, स्टोरेज पाउच की तरह व्यवहार करेगा और इसके अंदर पहले से मौजूद वस्तुओं को सिकोड़ देगा? और क्या आध्यात्मिक पशु, स्पिरिट बीस्ट्स, बिना किसी समस्या के अंदर ठीक से सिकुड़ेंगे? मैंशन उन सभी साज सज्जे को संपीड़ित करने में सक्षम है जिनके साथ इसे परिशोधित किया गया था, लेकिन आध्यात्मिक पशु जैसी जीवित चीजें ऐसा नहीं करेंगी। भले ही उनके पास गहरी परिवर्तन क्षमताएं हों, वे मैंशन के छोटे होने के स्थानिक दबाव, स्पेशल प्रेशर से नष्ट हो जाएंगे। भले ही वे इस भारी दबाव को सहन करने में सक्षम हों, वे बाहरी दुनिया से सील हो जाएंगे और दुनिया की आध्यात्मिक क्यूइक स्पिरिचुअल चीज से कट जाएंगे, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। एल्डर वांग ने एक पूर्ण और ईमानदार व्याख्या दी। आखिरकार ये कुछ परीक्षण के साथ आसानी से पता लगाया जा सकने वाला विवरण था। एक क्षण के विचार के बाद जायम ने जोड़ा, उस स्थिति में मुझे हर बार मैंशन को अलग रखने पर बगीचे के औषधीय पौधों, मेडिसिनल प्लांट्स को भी अंदर रखना होगा। क्या ये सही है? एल्डर वांग ने सोच में अपना माथा सिकोड़ा और निस्सार अभिव्यक्ति के साथ बोले, ये सही है, साथी दावी। यह इन हिडन फॉर्चून मैंशन के लिए एक अनसुलझी समस्या है। फिर भी आप इसके संलग्न प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शंस के परिणामस्वरूप मैंशन को अपनी इच्छानुसार बुला या भेज सकते हैं। यह मूल्य के मामले में साधारण खजानों की तुलना में नहीं है। जायम मुस्कुराया, ये भी एक कारण है कि मैं इसे हासिल करने में रुचि रखता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसे हासिल करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं हो सकते हैं। क्या आपका मतलब है कि आप इस वस्तु का व्यापार करने की योजना बना रहे हैं? एल्डर वांग की आंखें प्रसन्न आश्चर्य से चमक उठीं। एक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ जायम ने कहा, मेरे पास कुछ दुर्लभ सामग्रियां हैं जिनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। एक बार जब आप मुझे मैंशन की कीमत के स्पष्ट विवरण दे देंगे तो हम चर्चा कर सकते हैं कि विशेष रूप से किसका व्यापार करना है। जरूर, हम जो भी चाहते हैं वह सब इस जेड स्लिप में है। कृपया एक नजर डालें। एक विस्तृत मुस्कान के साथ उनकी आस्तीन कांप उठी जैसा कि उन्होंने जायम की ओर सफेद रोशनी की एक लकीर भेजी। जायम ने इसे पकड़ा और फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों, स्पिरिचुअल सेंस से इसे पढ़ना शुरू किया। 2 घंटे बाद जायम हिडन फॉर्चून पवेलियन के फाटकों से बाहर निकला और एल्डर वांग मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कर रहे थे। प्रस्थान करने से पहले जायम ने वापस प्रणाम किया और विदाई के कुछ शब्द बोले। एल्डर वांग ने जायम की जाती हुई आकृति को घूरा और फिर संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ पवेलियन के अंदर लौट आए।
जायंट भी अपनी कमर पर लगी फूली हुई भंडारण थैली को थपथपाते हुए मुस्कुरा रहा था। दुर्लभ सामग्रियों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करके हिडन फॉर्चून मैंशन का व्यापार करने के बाद उसने कुछ राक्षस कोर, डेमन कॉज और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, स्पिरिट हर्ब्स निकाली और उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों, स्पिरिट स्टोन्स की एक आश्चर्यजनक राशि के लिए बेच दिया। जब उसने और भी अधिक सामग्री बेचने के बारे में सोचा तो उसने एल्डर वान के चेहरे पर आश्चर्यजनक भाव देखा और इस दृश्य को हास्यपूर्ण पाने के बावजूद वह सतर्क हो गया। चूंकि इंसान अक्सर लालच में अपनी जान गंवा देते हैं, जायंट मानता था कि अगर उसने अपनी और संपत्ति प्रकट की तो भले ही वह एक मध्यम एसेंट सोल खेतीकार हो, इससे निश्चित रूप से मुसीबत आकर्षित होगी। हालांकि हिडन फॉर्चून पवेलियन की एक भव्य प्रतिष्ठा थी और उचित रूप से विश्वसनीय होना चाहिए, उसे विशेष रूप से सावधान रहना पड़ा क्योंकि वह एक विदेशी खेतीकार की पहचान के तहत था। ये काफी संभव था कि उसने एल्डर वान को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रलोभित कर दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए जायंट ने निकलने के बाद अपने आसपास की आध्यात्मिक इंद्रियों का एक धागा छोड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। इस मामले का शीघ्रता से निपटने के बाद उसने एक खाली गली पाई और उसका शरीर धुंधला गया क्योंकि उसके कपड़ों से चमकती नीली रोशनी के साथ अचानक परिवर्तन हुआ। जब वह बाहर निकला तो वह लंबी दाढ़ी और चमकदार चेहरे वाला नीले वस्त्रधारी मध्यम आयु का कन्फ्यूशियन विद्वान, कन्फ्यूशियन स्कॉलर जैसा दिखता था। देर नेसेंट सोल खेतीकारों के अलावा कोई भी उसकी वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से नहीं देख पाएगा। ये करने के बाद जायंट बिना चिंता के दुकानों को ब्राउज करने में सक्षम था, लेकिन उसकी निराशा के लिए उनमें से किसी के पास भी उसके द्वारा आवश्यक सामग्री नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बड़ी दुकानों में कुछ भी मूल्यवान नहीं था, बल्कि दुकानदारों द्वारा जायंट को सुझाई गई सामग्रियां मोनार्क सोल डाइवर्जेंट, महागुरु के विशाल पुतली, ग्रैंड पपट या ट्रिफ्लेम फैन को परिशोधित करने के लिए आवश्यक नहीं थीं। और साधारण प्राचीन खजानों की कमी न होने के कारण उसने कुछ भी खरीदने का निर्णय नहीं किया। जल्द ही जायंट सड़क के अंत में पहुंचा और एक प्रभावशाली पत्थर की इमारत का सामना किया। ऐसा लगता है कि हमें नीलामी के आयोजन का इंतजार करना होगा। ये ट्रेजरशाइन हॉल नाम का एक साधारण सज्जा वाला महल था। इमारत का दायरा विशाल था क्योंकि इसमें 3 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल 60 मीटर से अधिक ऊंची थी। विशाल इमारत में 1000 से अधिक खेतीकार समा सकते थे, यही कारण था कि नीलामी वहां आयोजित की जा रही थी। प्रवेश द्वार पर कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार खड़े थे, जो साधारण खेतीकारों को प्रवेश करने से रोक रहे थे क्योंकि नीलामी की तैयारी चल रही थी। जायंट के अलावा अन्य खेतीकार भी इमारत के पास इधर उधर घूम रहे थे, ये जानते हुए कि यह भव्य नीलामी का स्थान था। जायंट ने ट्रेजरशाइन हॉल पर एक गहरी नजर डाली और जा रहा था कि अचानक उसमें से 4 खेतीकारों का एक समूह बाहर निकला। जब जायंट ने उन्हें देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और वह बनावटी उदासीनता के साथ पलट गया, तुरंत जाने का इरादा रखते हुए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए, उसे अपने पीछे से एक मीठी आवाज बोलते सुनाई दी, कृपया रुकें साथी दावी। उसका दिल धंस गया और उसका गाल फड़का इससे पहले कि उसने जगह पर रहने का फैसला किया। पलटने के बाद जायंट की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने कहा, क्या आपको मुझसे कोई काम है? 20 मीटर दूर एक सफेद वस्त्रधारी महिला थी जिसका चेहरा घूंघट वेल से ढका हुआ था। वह वर्तमान में अपने 3 साथियों के साथ उसकी जांच कर रही थी। उसने उन पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां भेजी और पाया कि वे सभी नेसेंट सोल स्टेज के खेतीकार थे। सबसे उल्लेखनीय रूप से उसके पीछे खड़ा मध्यम आयु का काले वस्त्रधारी पुरुष उसकी तरह ही मध्य नेसेंट सोल खेती का था, जिससे जायंट को थोड़ा दुख हुआ ये देखकर कि उसने अभी के लिए उसका ध्यान आकर्षित कर लिया है। सफेद कपड़ों वाली महिला की आंखें चमकी और उसने मीठे स्वर में कहा, नहीं, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूं क्योंकि मैंने देखा कि आपकी खेती असाधारण है। क्या साथी दावी को आपत्ति है? उसके लंबे कद और मंत्रमुग्ध करने वाले आंदोलनों से जायंट बता सकता था कि वह निस्संदेह एक उल्लेखनीय रूप से सुंदर महिला थी। हालांकि वह उसके निमंत्रण से विशेष रूप से प्रसन्न नहीं था, इसके बजाय वह तुरंत जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि महिला एंडलेस स्काईसेंटेस थी। मुझसे दोस्ती करना, क्या आप गंभीर हैं? मैं आपकी खेती और गुणवत्ता वाले व्यक्ति से दोस्ती करने के लिए सम्मानित होऊंगा, लेकिन मेरे पास एक तत्काल काम है और मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता। अपने द्वारा महसूस किए गए भय के बावजूद जायंट ने एक शांत रूप बनाए रखा और पलटने से पहले उन्हें प्रणाम किया। एक धब्बे में एंडलेस स्काईसेंटेस ने जायंट का रास्ता रोक लिया और एक जुर्री के साथ बोली, साथी दावी को इतनी जल्दी में होने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप मुझे एक क्षण दे सकते हैं? जायंट की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने कठोर स्वर में कहा, ओह, आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं? काले वस्त्रधारी खेतीकार ने धैर्य खो दिया और पूछा, लेडी लिन, क्या आपके इस साथी दावी के साथ कोई विवाद है?
काले वस्त्रधारी खेतीकार ने धैर्य खो दिया और उसके चेहरे पर मंद काली क्यूई ब्लैक ची की एक परत छाने लगी। एक नज़र में स्पष्ट था कि वह दानवी कलाओं डेविलिश आर्ट्स में गहरा कौशल रखने वाला खेतीकार था। सेंटेस ने अपने चेहरे से बाल पीछे की ओर किए और जायम को ठंडी नजरों से घूरा। नहीं, ये पहली बार है कि मैंने उन्हें देखा है, हालांकि वह मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जिसकी मैं इन वर्षों से अज्ञात कारणों से महान जिन में खोज कर रही हूँ। इस तरह मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। काले वस्त्रधारी दानव खेतीकार का सुंदर चेहरा अचानक विकृत हो गया क्योंकि उसने शत्रुतापूर्ण नजर से जायम को देखा। क्या आपका मतलब है कि यह वह व्यक्ति है जिसने मेरे संप्रदाय के घोस्ट शिफ्टिंग बैनर का उपयोग किया था? सेंटेस ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अटल स्वर में कहा, मुझे निश्चित नहीं है, उसकी उपस्थिति और कद काठी अलग है, लेकिन वह मुझे एक समान छाप देता है। और जिस व्यक्ति की मैं तलाश कर रही हूँ वह अपनी पीठ पर एक बांस की बैम्बू ट्यूब लेकर घूमता है। एक बांस की ट्यूब। जब काले वस्त्रधारी दानव खेतीकार ने यह देखा तो उसकी नजर जायम की पीठ पर लिपटे बंडल पर गिर गई। जैसे ही उसने उसमें देखने का प्रयास किया, उसने अचानक महसूस किया कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिया उसे पीछे हटा रही है। अपने आश्चर्य में उसने बर्फीली अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से इसे वापस ले लिया। साथ ही दाओवी, मैं यिन शिफ्टिंग सेक्ट का गेटियनहाव हूँ। क्या आपका प्रतिष्ठित स्वयं प्रकट कर सकता है कि आप अपनी पीठ पर क्या लेकर घूम रहे हैं? जब तक ये वह नहीं है जो हम सोचते हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। वह धीरे धीरे बोला और उसके चेहरे पर सावधानी दिखने लगी। जहां तक उनकी पार्टी में अन्य दो समान रूप से वस्त्रधारी खेतीकारों का सवाल था, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धुंधला गए। जायम के किनारे प्रकट होकर उसे दबाव में लेने के लिए। जायम अपने हाथ पीठ के पीछे पकड़े जगह पर खड़ा रहा। हालांकि अभी तक कुछ भी वास्तव में नहीं हुआ था, हवा घुटन भरी शत्रुता के साथ उमड़ पड़ी।